नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, पैंगी के चालुक्य, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कदम्ब वंश, गंग वंश एवं काकतीय वंश आते हैं। तो इन सभी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। सबसे पहला पल्लव वंश। देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। ये 575 से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया और इनकी जो राजधानी थी वो कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव वंश का संस्थापक अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया और इनकी राजधानी कांची, जो तमिलनाडु में पड़ता है, कांचीपुरम, और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अपेक्षा वन लाइनर क्वेश्चन में हमें हर लाइन में कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज़ देखने को मिलती है। तो हमें इस तरीके से तैयारी करने में बहुत आसानी होती है। हमें हर एक लाइन में कुछ ना कुछ परीक्षा उपयोगी मटेरियल देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। जो किरात अर्जुनियम ग्रंथ है उसके लेखक भारवी थे, वो किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। तो किरातार्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी। देखिए, पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, ये 600 से 630 ईस्वी तक रहे। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये 630 से 668 ईस्वी तक। और महेंद्र वर्मन द्वितीय, ये 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये 670 से 680 ईस्वी तक। एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये 704 से 728 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया। नंदी वर्मन ने भी 731 से लेकर के 795 ईस्वी तक शासन किया। तो ये सभी पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते और इसको याद कर सकते हैं कि कौन से शासक ने कब से कब तक शासन किया। नेक्स्ट, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। कौन था पल्लव वंश का अंतिम शासक? अपराजित वर्मन, जिसने 879 से 897 तक शासन किया। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जिसने कि 879 से लेकर के 897 ईस्वी तक शासन किया। और ये जो मत विलास प्रहसन का नाम आपने सुना होगा, ये महेंद्र वर्मन की रचना है। मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। और महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था। पहले ये जैन धर्म के मत को मानता था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर के ये शैव धर्म को इसने स्वीकार कर लिया, शैव को मानने लगा था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, इनका निर्माण भी पल्लव राजाओं के द्वारा, यानी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर है, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, उनका निर्माण भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। रथ मंदिरों की संख्या भी अक्सर पूछ ली जाती है, कितनी है? 7 है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। और वातापी कोंड की उपाधि भी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई। दक्षिण भारत के राजाओं ने उपाधियां बहुत धारण की हैं, अभी आप आगे देखेंगे। अगर किसी न किसी राजा ने कोई ना कोई उपाधि धारण की है। तो वातापी कोंड की जो उपाधि थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। और अरबों के आक्रमण के समय, चूँकि पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था, जब अरबों का आक्रमण भारत पर हुआ उस समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजाओं में सिंह
आगम प्रिय ये शास्त्रों का प्रेमी जिसे बोला जाता है, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां भी धारण की। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा धारण की गई उपाधियां थीं। राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय शास्त्रों का प्रेमी जिसका अर्थ होता है, और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक। और उसने साथ में कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की भी शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में जो सूर्य मंदिर है वो इसका उदाहरण है। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। कांची का जो कैलाश मंदिर है उसमें पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। 10 कुमार चरित के लेखक जो दंडी थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये भी एक ग्रंथ है 10 कुमार चरित। तो इसके लेखक कौन थे? दंडी। हमें हर एक लाइन को ध्यान से देखते चलना है, सुनते चलना है, क्योंकि हर लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी थे, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। और प्रसिद्ध संत जो तिरुमंगई अलवार, ये भी नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध जो वैष्णव संत हैं, दक्षिण भारत के संत हैं, इसलिए इनका नाम इस तरीके का है, तिरुमंगई। तो ये अलवार थे और नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब इसके बाद हम एक दूसरा प्रमुख दक्षिण भारत का राजवंश राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। शुरुआत में कर्नाटक में चालुक्य शासक जो थे उनके अधीन थे, और इनकी जो राजधानी थी वो मनकेर या मान्यखेत, वर्तमान में इसको मालखेड़ या सोलापुर के निकट पड़ती है ये। तो जो राष्ट्रकूट राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, और इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत या वर्तमान मालखेड़ में थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्णा थर्ड यानी तृतीय थे। यानी राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। और जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं वो भी कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसमें गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों इन त्रिपक्षीय संघर्ष में चलता रहा। तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर था, और इसमें चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को इसने गोविंद तृतीय ने पराजित किया। इसके बाद पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। जो पल्लव, पांड्य शासक, केरल और गंग शासकों का संघ था, जो यूनिटी थी, उसको गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की भी रचना की। अमोघवर्ष
किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था और उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इस समय इन लोगों ने कवियों को भी काफ़ी आश्रय दिया और काफ़ी कवि इन लोगों के दरबार में रहते थे। तो अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और कन्नड़ में इसने कविराज मार्ग की रचना की। और आदि पुराण के जो रचनाकार हैं जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना, ये भी अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष ने कौन सी नदी में? तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। और इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी मसूदी भारत आया। इंद्र तृतीय जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे, इनके समय में, इनके शासनकाल में अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। उस समय के जो शासक थे उनमें से राष्ट्रकूट शासकों को इसने सर्वश्रेष्ठ शासक कहा भारत के। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक था वो कृष्ण तृतीय थे और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ठीक है, कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न ने शांति पुराण की रचना की, जो कि किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। और कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव पड़ गई यहीं से। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी नींव कैसे पड़ी? तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा दिया और राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यहीं से कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली गई। अब कुछ इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं राष्ट्रकूटों के द्वारा, तो एलोरा और एलिफेंटा की जो महाराष्ट्र में गुफाएं हैं, ये गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा की जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, गुहा मंदिर हैं, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से लेकर के 29 तक हिंदुओं और 30 से लेकर के 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 शैलकृत गुफाएं हैं और इनमें 1 से लेकर 12 तक क्रम से बुद्धों की हैं, 13 से लेकर के 29 तक हिंदुओं की और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 और इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। जो 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं, इनको क्या नाम दिया गया? 2 थल और 3 थल। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा की गुफाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने। और कब किया था? 17वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त और संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट जो थे वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की भी स्वीकृति दी। राष्ट्रकूट शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। अब हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी और इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय द्वारा की गई और इनकी राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश जो कल्याणी का था, तो इसके प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य,
सिक्स्थ या छठम और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। तो चालुक्य वंश जो कल्याणी का चालुक्य वंश था उसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ छठम और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी को हटा करके कल्याणी को बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी को हटाकर किसे बना दिया? कल्याणी को, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसे बनाया। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था विक्रमादित्य सिक्स्थ, छठवां विक्रमादित्य छठवां, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बिल्हण और विज्ञानेश्वर, बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। जो बिल्हण थे, कवि बिल्हण और विज्ञानेश्वर, ये विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे और मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, मिताक्षरा की रचना किसने की? तो ये विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण के द्वारा की गई थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसके द्वारा की गई? बिल्हण के द्वारा, और इसमें विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब हम चालुक्य वंश को आगे बढ़ाते हुए वातापी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी, जिसकी राजधानी इसने वातापी, जो कि बीजापुर के निकट पड़ती है, बनाई। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे इनमें पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य थे। और इनमें सबसे अधिक जो प्रतापी राजा था वो कौन था? पुलकेशन था। तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना करी थी और इसकी राजधानी क्या बनाया? वातापी बनाया। और इस वंश के प्रमुख शासकों में पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य थे। और सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशन था। महाकूट स्तंभ लेख से ये प्रमाणित होता है कि पुलकेशन द्वितीय बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। महाकूट स्तंभ लेख से हमें ज्ञात होता है कि पुलकेशन द्वितीय ने बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मैंगुती मंदिर भी पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। जो जिनेंद्र का मैंगुती मंदिर है वो भी पुलकेशन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। हमने बतलाया था कि इसमें कई उपाधियां धारण करने वाले राजा हैं, इन्हें कोई ना कोई उपाधि धारण की। तो इन्होंने पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और साथ में इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किस उपाधि? पुलकेशन द्वितीय ने दो उपाधियाँ, एक तो दक्षिणापथेश्वर और दूसरा परमेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव वंशी शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को लगभग 462 ईस्वी में परास्त किया। पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन, इन्होंने पुलकेशन द्वितीय को 462 ईस्वी में परास्त किया। पल्लव वंश के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा भी गया था। और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि भी धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को हरा करके वातापी कोण की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध भी पुलकेशन द्वितीय से है। लेखक इसके रवि कीर्ति हैं। जो ऐहोल अभिलेख मिला, इसका संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। इसके साथ वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। जो वातापी का प्रमुख निर्माणकर्ता था वो कौन था? कीर्तिवर्मन। और मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने
सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी, क्योंकि विनयादित्य भी चालुक्य वंश का शासक था। इसने मालवा को जीतने के बाद सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय जब चालुक्य वंश के शासक थे, वातापी के चालुक्य के शासक थे, उस समय अरबों ने आक्रमण शुरू कर दिया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि भी प्रदान की। किस उपाधि से? अवनिजनाश्रय की उपाधि से विभूषित किया। विक्रमादित्य द्वितीय की जो प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी, उन्होंने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, उन्होंने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार विक्रमादित्य की जो प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी, उन्होंने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर, और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। और ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐहोल को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से। अब इसके बाद हम अंतिम बेंगी के चालुक्य वंश के बारे में और पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेंगी के चालुक्य वंश। देखिए, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन को माना जाता है। बेंगी के जो चालुक्य वंश का संस्थापक था वो कौन था? विष्णुवानी बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर थी। तो बेंगू के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में थी, बेंगी में। इस वंश के प्रमुख शासकों में जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय थे। जो चालुक्य बेंगी के चालुक्य थे, इनके जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय थे। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। इस वंश का जो बेंगी के चालुक्य थे, इनका सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। अब हम एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के साम्राज्य, दक्षिण भारत के वंश चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसी वजह से इसको बहुत ही डिटेल से हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं चोल राजाओं के बारे में, चोल वंश के बारे में। देखिए, 9वीं सदी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लव राजाओं के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, और यानी जब पल्लवों का विध्वंस हो गया उस समय ये चोल वंश का उदय हुआ। और इस वंश के संस्थापक विजयालय, इसने 850 से 887 ईस्वी तक शासन किया था। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ये कई बार पूछता है पेपर में, जिसकी राजधानी तंजाय या तंजौर या फिर तंजावुर भी उसी का नाम था। और तंजावुर का वास्तुकार कुंजरम अल्लन राजराज पेरुथच्चन था। चूँकि दक्षिण भारतीय नाम है तो थोड़ा सा तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तंजौर थी, या तंजावुर भी इसी को बोलते हैं। और इसका वास्तुकार जो था, जिसने इसके बारे में इसको बसवाया, वास्तु की स्थिति के बारे में बतलाया, वो कौन था? कुंजरमल्लन राजराज पेरुथच्चन। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की, क्योंकि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, और इसने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और साथ में निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य था वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों को पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? आदित्य प्रथम के द्वारा। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि भी धारण की। पल्लव राजाओं पर विजय प्राप्त करने
के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। और चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कोलोत्तुंग। तो चोल वंश के जो प्रथम राजा थे वो कौन कौन थे? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। तक्कोलम का एक युद्ध हुआ, इसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक हस्त को पराजित किया। और इस युद्ध में परांतक हस्त का बड़ा लड़का राजादित्य भी मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, चूँकि दक्षिण भारत का राज्य था ये, तो यहाँ से श्रीलंका पास में ही थी। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिलारोहण में शरण भी लेनी पड़ी। राजराज प्रथम था जो, इसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के जो राजा थे महिम पंचम, इन्हें वहाँ से भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिलारोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। चूँकि राजराज प्रथम जो था, इसने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य में शामिल किया और एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन नरुआ को इसकी राजधानी बनाया। कैसे? मुंडी चोल मंडलम की राजधानी किसे बनाया? पोलन नरुआ को। फिर राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे और इसने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर भी, शिव मंदिर भी बनवाया। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल साम्राज्य का जो सबसे अधिक विस्तार हुआ वो किसमें हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। इसके साथ चोल काल में भूमि के प्रकार भी, चोल काल में भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जैसे कि बेलन बगाई। बेलन बगाई एक भूमि का प्रकार होता था जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? बेलन बगाई। और ब्रह्मदेय किसे कहा जाता था? किस भूमि को? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोलों के समय में जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उपहार में, उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। शाला भोग, तो किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को शाला भोग कहा जाता था। चोलों के समय में किसी विद्यालय के रखरखाव की जो भूमि होती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुनमटक्कनी, देवदान या तिरुनमटक्कनी, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? देवदान या तिरुनमटक्कनी। और इसके बाद प्रलिच्चंदम, प्रलिच्चंदम किसे कहा जाता था? जैन संस्थानों को जो दान दी गई भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? प्रलिच्चंदम। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है, जो गजनी था, गजनी का सुल्तान महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, गजनी किसका समकालीन था? तो गजनी का सुल्तान महमूद, गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ का जो शासक था महमूद, तो वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। राजेंद्र द्वितीय ने किसकी? प्रकेसरी, और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण करी थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय।
चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच युद्ध चलता रहता था, उनके बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलता था और चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। जो विक्रम चोल था वो अभाव और अकाल से ग्रसित, उस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, तो वहाँ की गरीब जनता से राजस्व वसूल करके चिदम्बरम मंदिर का निर्माण या विस्तार करवा रहा था। तभी कोलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कोलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया, चिदम्बरम मंदिर में स्थित जो गोविंदराज की विष्णु की मूर्ति थी उसे समुद्र में फेंकवा दिया और फिर बाद में कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। जो चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के पदाधिकारी होते थे उन्हें पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों को उड़नकूटम भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। उड़नकूटम का अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। और संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोलों के समय में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में और कोट्टम नाडु में बटे रहते थे और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। और नाडु की जो स्थानीय सभा को नादूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। उस समय नाडु की जो स्थानीय सभा होती थी उसे नादूर और नगर में जो स्थानीय सभा होती थी उसे नगरतार कहा जाता था। बेललाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो बेललाल जाति के धनी किसान थे उनको केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां भी दी गई। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। और स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यानी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता, स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी लोगों का, लोकल जनता के द्वारा किया जाने वाला अपने हित में शासन। और जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना। ये जो और था संस्था, ये सर्वसाधारण लोगों की समिति हुआ करती थी जो कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गाँव की भूमि का अधिग्रहण करती थी। सभा या महासभा, तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। जो सभा थी या महासभा ये अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा या महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी और सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की जो सभा लगती थी उसे क्या कहा जाता था? नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर कितना लगता था? 1/3 भाग लगा करता था। और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। गांव की कार्य समिति की सदस्यता के लिए जिन्हें वेतन पर रखा जाता था कर्मचारियों को उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम, उस समय जो चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, करमुक्ति, उनको दान में नहीं करमुक्त, उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, उसे चतुर्वेदी मंगलम। और जो भूमि दान में दे दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था।
दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय, और कर मुक्त भूमि जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। जो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था वो क्या था? पदाति सेना। और उत्तर मेत्तर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता भी उस समय होती थी। तो इसमें क्या होता था? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। यानी सभा या महासभा में केवल उन लोगों को सदस्यता दी जाती थी जो ऐसी भूमि के स्वामी हैं जहां से भू राजस्व क्या किया जाता है? वसूला जाता है। और उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था, और उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच भी होनी चाहिए, और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी वो सभा या महासभा के सदस्य बन सकते थे। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। यदि पिछले 3 सालों में कोई किसी समिति का सदस्य रहा तो फिर वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। यदि किसी ने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। चोल काल में जो सिक्के थे जो चलते थे उसे कलजू कहते थे। तो चोल काल में कलजू सोने के सिक्के हुआ करते थे, यानी चोल काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कलजू। तमिल कवियों में जयन गोदर, जो तमिल कवि थे, तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि थे जो कि कुशोत्तुंग प्रथम का राजकवि भी था। ये जो जयन गोदर थे वो कुशोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे, और उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। क्या क्या रचना है? कलिंग तुपर्णी, कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न भी कहा जाता है। इन तीनों को, कलिंग तुपर्णी, कंबन को, ओटकुट्टन को और पुगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पंप, पौन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। कौन कौन? पंप, पौन्न एवं रन्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। जो पर्सी ब्राउन हैं उन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। जो चोलकालीन नटराज प्रतिमा मिली उसको चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। जो चोल साम्राज्य की कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत थे ईशान शिव, वो पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। और चोलकाल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोलकाल का यह 10वीं शताब्दी में था ये उस समय। तो यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? कावेरी पट्टनम था। और बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। यानी कोई बहुत बड़ा सा गांव जो कि एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे क्या कहते थे? तनियर कहते थे। उत्तर मेरुर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है वो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरुर शिलालेख जो कि सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार सबसे पहले थे ओरैयूर, फिर इसके बाद तंजौर, फिर इसके बाद गंगैकोंड, उसके बाद चोलपुरम और उसके लास्ट में कांची में स्थापित हुई। तो चोलों की राजधानी कहाँ कहाँ? ओरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची में स्थापित की गई। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल करने के लिए जो समिति थी वो कौन थी? क्या नाम था उसका? बगान समिति।
और चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान के माध्यम से किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन कौन से? बलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। जो चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे वो कौन कौन थे? बलंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार संत कहे जाते हैं और शिव के उपासक नयनार संत कहे जाते थे। इस प्रकार हमने चोल वंश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। अब इसके बाद हम यादव वंश के बारे में देखेंगे। तो यादव वंश बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हम इसके देखते हैं। देखिए, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। यादव वंश की जो देवगिरी का यादव वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भिल्लम पंचम के द्वारा। और इनकी जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो सिंहड़ था, जो कि 1210 से 1246 तक शासन किया इन्होंने। ठीक है, तो यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंहड़ था, 1210 से 1246 तक। और इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अलाउद्दीन का सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद हम दक्षिण भारत के एक और राजवंश होयसल वंश के बारे में भी देखेंगे। ये जो होयसल वंश है, ये द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विष्णुवर्धन के द्वारा। और होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश किस वंश की? यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन 1117 ईस्वी में करवाया गया। बेलूर में एक चेन्ना केशव मंदिर है, उसका निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया। होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो बीरबललाल तृतीय था, और जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबललाल था, जिसको मलिक काफूर ने हराया था। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, जो कि आधुनिक हलेबिड में पड़ती है। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? द्वार समुद्र, जो कि अब हलेबिड में पड़ती है। अब एक और राजवंश कदम्ब वंश के बारे में हम देखेंगे, दक्षिण भारत के कदम्ब वंश के बारे में। इसमें भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ये नहीं है, बट थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। तो इस वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, और इनकी जो राजधानी थी वो बनवासी थी। कदम्ब वंश की स्थापना इतना हमें पर्याप्त है। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई, और कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी? बनवासी। गंग वंश के बारे में भी 2-4 पॉइंट देखते हैं। तो गंग वंश का जो संस्थापक था वो वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। और अभिलेखों के अनुसार जो गंग वंश के प्रथम शासक थे वो कौन थे? कोंकणी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है कि गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा था। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोबलाल या कोलर थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई थी। गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? कोबलाल, और बाद में तलकाड़ हो गई। और इनका जो प्रथम शासक था गंगवंश का वो कौन था? कोंकणी वज्रहस्त पंचम ने की थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने का कार्य किसने किया? माधव प्रथम ने, जो कि गंग शासक था। अब इसके बाद हम काकतीय वंश, ये भी दक्षिण भारत का एक वंश है, इसके बारे में हम देखेंगे। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा या जो हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था, जिसने कि नलगोंडा या हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। जो काकतीय वंश था इसका सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने कि रुद्रदेव महाराज का नाम भी ग्रहण किया। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में विकल्प में पूछ लेता है कि किसने
रुद्रदेव महाराज की किस महिला ने रुद्रदेव महाराज की उपाधि या महाराज का नाम ग्रहण किया? तो रुद्रमा देवी जो कि गणपति की बेटी थी, इसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन भी किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो कि 1295 से 1323 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार आज हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, बेगी के चालुक्य वंश, चोल वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकतीय वंश के बारे में परीक्षा उपयोगी बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।